नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की इस दूसरी कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। मेरे पहले वीडियो को आप सबने जो स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर यदि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर इसलिए करें कि मेरे द्वारा किए गए इस परिश्रम का लाभ अन्य छात्रों एवं शिक्षकों को भी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रारंभिक जानकारी लेंगे पुरुष एवं लकार की, अर्थात कर्ता एवं क्रिया की। तो आइए देखते हैं पुरुष और लकार के विषय में कुछ मूलभूत जानकारी। संस्कृत में क्रियाओं का विचार करते समय सर्वप्रथम उनसे अति निकट संबंध रखने वाले लकारों का उल्लेख करना भी बहुत आवश्यक है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं और क्रियाओं से अति निकट संबंध रखने वाले ये लकार विभिन्न कालों के वाचक होते हैं। साथ ही कुछ लकार आज्ञा, विधि आदि अर्थ विशेष को भी द्योतित करते हैं। उनके नाम निम्नानुसार हैं: लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग। इनके नाम याद करना बहुत आसान है। यदि हम लट में क्रमशः ई, उ, री, ए, ओ की मात्रा लगाएंगे तो ल में ई लगाए तो लिट, उ लगाए तो लुट, री लगाए तो लिट, ए लगाए तो लेट और क्रमशः ओ लगाया तो लोट लकार हो जाता है। इस तरह से लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट ये 6 लकार हो गए। और इसी तरह लंग में क्रमशः ई, उ और री लगाए तो लंग, लिंग, लुंग और लिंग, ऐसे ये 10 लकार बनते हैं। इनमें से जो लिंग लकार है उसके 2 भेद हैं। देखिए, विधिलिंग और आशीर्लिंग। इसी तरह लेट लकार का प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में है, अर्थात लौकिक संस्कृत में हमें लेट लकार का प्रयोग नहीं करना होता। तो लेट लकार एक कम हो जाने के बाद भी लिंग लकार के 2 भेद विधिलिंग और आशीर्लिंग होने से फिर से 10 लकार ही प्रयोग में लाए जाते हैं। परंतु प्रारंभिक स्तर पर 10 लकारों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इनमें से केवल 5 लकार ही प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर तक के पाठ्यक्रम में होते हैं। वो है लट, लृट, लोट, लंग और विधिलिंग का एक प्रकार, लिंग का एक प्रकार विधिलिंग लकार। तो आइए हम इन लकारों के विषय में जानते हैं। लकार माध्यमिक स्तर तक निम्नलिखित 5 लकारों का ज्ञान आवश्यक है: लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है, लृट लकार का प्रयोग भविष्य काल में होता है, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के अर्थ में होता है और विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। अर्थात जब हम वर्तमान काल का कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें लट लकार की क्रियाएं लगाएंगे। जैसे वह पढ़ता है तो लट लकार की क्रिया लगेगी सह पठति। उसने पढ़ा तो लंग लकार की क्रिया लगेगी सह अपठत। वह पढ़ेगा तो ये भविष्य काल हो गया तो उसमें लृट लकार की क्रिया लगेगी सह पठिष्यति। जब हम आज्ञा के अर्थ में प्रयोग करेंगे कि वह पढ़े, ऐसी आज्ञा या तुम पढ़ो तो त्वम पठ, सह पठतु। और जब हम चाहिए अर्थ में, नियम के अर्थ में, विधि के अर्थ में वाक्य प्रयोग करेंगे
कि उसे पढ़ना चाहिए, तो वहां विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा कि सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं पुरुषों के विषय में। हमने पहली कक्षा में पढ़ा था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब वह, तीनों लिंगों में सह तौ ते, सा ते ताह या तत् ते तानि। इसी तरह मध्यम पुरुष मतलब युष्मत शब्द तुम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष अर्थात अस्मत् शब्द अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। इस बात को हम अगली स्लाइड में चित्र देखकर इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। आप सबने इंग्लिश के पर्सन्स पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके साथ संस्कृत का तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से यहाँ पर संस्कृत में भी उल्टे क्रम में हमने लिखा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, जबकि संस्कृत में क्रम है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो समझने की है कि जो अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन है वह संस्कृत का प्रथम पुरुष नहीं है। अंग्रेजी का जो फर्स्ट पर्सन है वो संस्कृत का उत्तम पुरुष होता है, अंग्रेजी का सेकंड पर्सन संस्कृत का मध्यम पुरुष होता है और अंग्रेजी का थर्ड पर्सन संस्कृत का प्रथम पुरुष होता है। अर्थात संस्कृत का प्रथम पुरुष अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन होता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना आवश्यक है। अब यह जानेंगे कि उत्तम, मध्यम और प्रथम पुरुष कौन होते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात मैं। उत्तम पुरुष वह जो बात कहता है और बात कहने वाला अपने आप को मैं कहता है। अहम, तीनों वचनों में अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष जिससे बात करता है, त्वम, तुम, तीनों वचनों में तुम, तुम दोनों, तुम सब। और प्रथम पुरुष वह जिसके बारे में बात करता है, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में। वह, वे दोनों, वे सब, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ एक बात और समझने की है कि संस्कृत में अस्मत् और युष्मत् माने मैं और तुम शब्दों में लिंग भेद नहीं होता। इन कर्ताओं में लिंग भेद नहीं होता। मैं पढ़ता हूं तो भी अहम पठामि, मैं पढ़ती हूं तो भी अहम पठामि, तुम पढ़ते हो तो भी त्वम पठसि, तुम पढ़ती हो तो भी त्वम पठसि। पर प्रथम पुरुष के कर्ताओं में तो लिंग भेद होता है सहसा तत्, पर क्रिया में यहां भी लिंग भेद नहीं होता। अर्थात संस्कृत के धातु रूपों का प्रयोग करते समय लिंग का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तीनों लिंगों में धातु का वही स्वरूप रहता है। अब देखिए, इस प्रयोग से आपको समझ में आएगा कि जब हम प्रथम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगती है। जैसे सह होगा तो पठति, पर जैसे ही कर्ता बदलेगा, कर्ता अगर मध्यम पुरुष का आता है त्वम, तो ये पठति क्रिया जो है वो तुरंत बदल जाती है और त्वम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है त्वम पठसि। और जब कर्ता होता है अहम अर्थात मैं, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है, तो जैसे ही कर्ता बदला वैसे ही ये पठसी के स्थान पर क्रिया भी मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष की हो जाती है और वाक्य बनता है अहम पठामि। अब इन बातों को समझने के लिए पहले हमको
लकार के जो 3 रूप हैं, माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 वचनों में जो 9 रूप बनते हैं, उन रूपों को पहले देखना होगा। ये देखिए यहाँ पर हमने आज केवल लट लकार वर्तमान काल के धातु रूपों को लिया है। संस्कृत में जो क्रिया होती है वो जब अपने मूल रूप में होती है तो उसे धातु कहते हैं। इनमें कुछ प्रत्यय लगते हैं और प्रत्यय लगने के बाद ये जो शब्द बनते हैं इनको पद कहते हैं। और पद बनाए बिना हम संस्कृत में धातु का सीधे सीधे वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पाणिनि जी कहते हैं अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जब क्रिया के रूप अपने मूल रूप में होते हैं तो उसको धातु कहते हैं, और जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं तो उसे कहते हैं प्रातिपदिक। हम जब शब्द रूप की बात करेंगे तो वहां प्रातिपदिकों की बात करेंगे। अभी आप यहाँ धातु समझिए। इनमें ये 9 प्रत्यय परस्मैपदी में और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी परस्मैपदी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप ये जानिए कि 9 प्रत्यय ये लगते हैं और ये 9 प्रत्यय लगकर ये शब्द पद बन जाते हैं और फिर हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपने याद किए होंगे, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब इनका प्रयोग कैसे करना है, तो हमने जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता देखे वो 3 वचनों में है और ये क्रिया भी देखिए 3 वचनों में। तो जब प्रथम पुरुष का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, जब मध्यम पुरुष का कर्ता होगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, और जब उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। हम अगले चार्ट से इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखिए, जब कर्ता प्रथम पुरुष का है तो हम ये लाइन, ये तो निश्चित हो गया कि प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्ता किस वचन में है। अगर वो एक वचन में है, सह, सा या तत्, ये प्रथम पुरुष के कर्ता है तीनों, तो उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। सह पठति, सा पठति, तत् चलति, पठति। अब जब ये प्रथम पुरुष का कर्ता अगर द्विवचन में हो जाएगा, मतलब पुल्लिंग में तऊ और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ते, तो जैसे ही कर्ता द्विवचन में हुआ तो हम क्रिया भी उसके साथ द्विवचन की ही लगाएंगे। तऊ पठतः, ते पठतः, ते पठतः। और जब प्रथम पुरुष का कर्ता बहुवचन में होगा तो जैसे ही कर्ता बहुवचन में गया वैसे ही क्रिया भी हम बहुवचन की लगाएंगे। ते पठन्ति, देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के द्विवचन में ते बनता है, पर पुल्लिंग के बहुवचन में ते बनता है। तो प्रयोग से समझ में आएगा कि वो पुल्लिंग का ते है कि स्त्रीलिंग का ते है। तो अगर पुल्लिंग का ते है तो ये बहुवचन है वे, ते पठन्ति, वे पुरुष पुल्लिंग पढ़ते हैं। ताह पठन्ति, वे मतलब स्त्रीलिंग अगर कोई होंगी, जैसे लड़कियां, बालिकाएं, पठन्ति पढ़ती हैं। तानि नपुंसक लिंग अगर कुछ है, जैसे चक्रम, तानि चक्के चलते हैं, तो तानि चलन्ति, इस प्रकार का प्रयोग होगा। और इसी तरह जब मध्यम पुरुष के कर्ता होंगे तो अगर वो एक वचन का कर्ता है तो उसके साथ ही एक वचन की क्रिया लगेगी। अगर वो द्विवचन का कर्ता है तो उसके लिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी, और अगर वो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो उसके लिए मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ।
अब आइए उत्तम पुरुष के भी 3 कर्ता होंगे, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों और वयम मने हम सब। तो जब मैं अकेला हूं तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, जब हम 2 की बात होगी तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, और जब हम सबकी बात होगी तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझने की है कि अन्य लकारों में भी स्थितियां यही बनेंगी। जैसे यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लट लकार में बना है पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, और अगर लिट लकार का प्रयोग होगा तो पठति पठतः पठन्ति की जगह बनेगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो भी कर्ता जितने भी हैं उनकी स्थिति यही रहेगी। कर्ता अहम है तो उसके साथ ये वाली जगह जो है वही प्रयोग में आएगी, चाहे लकार कोई सा भी हो। अहम पठामि, अहम पठिष्यामि, अहम अपठम, अहम पठानि। इस तरह से अहम पठेयम, इस तरह से अहम के लिए यही जगह निश्चित है, और यहाँ पर क्रिया का जो रूप जिस भी लकार में होगा अहम के साथ हमेशा इसी स्थान की क्रिया का प्रयोग होगा। चलिए अगली स्लाइड से हम इसको और भली भांति समझ लेते हैं। पट धातु लट लकार की हम बात कर रहे हैं, पर हम यहाँ नीचे से देखते हैं कि उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हैं, अहम, आवाम और वयम। और उत्तम पुरुष के तीनों कर्ताओं के साथ उत्तम पुरुष की लट लकार की ये नीचे की जो लाइन है उसी लाइन की क्रियाओं का प्रयोग होगा। अर्थात अहम के साथ पठामि, आवाम के साथ पठावह और वयम के साथ पठामः। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामः। अब इस पठ की जगह लिख होगा तो अहम लिखामि, आवाम लिखावह, वयम लिखामः। अब इस पठ की जगह दूसरी कोई सी भी धातु होगी पर ये अहम के साथ मी ही लगेगा, आवाम के साथ वह ही लगेगा वर्तमान काल में, और वयम के साथ पठामह का ही प्रयोग होगा। अब जब हम उत्तम पुरुष की बात करने के बाद मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो उसके 3 कर्ता हैं, उसके भी तुम, तुम दोनों और तुम सब। त्वम पठसि, युवाम पठथ, यूयम पठथ। तो त्वम के साथ हमेशा यही इसी स्थान पर जो क्रिया होगी, धातु का जो रूप मध्यम पुरुष एक वचन में होगा, वो चाहे कोई सा भी लकार हो, तो यही स्थान त्वम के लिए है, और त्वम के साथ इसी स्थान पर लिखी जाने वाली क्रिया प्रयुक्त होगी। त्वम पठसि, युवाम पठथः और यूयम पठथ। यदि आपने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के इन क्रिया के कर्ता और क्रिया के संयोजन को भली भांति समझ लिया तो आपका आधा वाक्य तो सही हो गया, और कभी भी वाक्य रचना में त्रुटि क्रिया और कर्ता के संबंध में नहीं होगी। संस्कृत एक बहुत वैज्ञानिक भाषा है। कहते हैं इसमें कर्ता से क्रिया वाच्य होती है और क्रिया से कर्ता वाच्य होता है। अभी हम उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष की बात कर चुके हैं, प्रथम पुरुष की बात करने के बाद फिर इस बात को हम अच्छी तरह समझेंगे कि कैसे कर्ता से क्रिया और क्रिया से कर्ता वाच्य होता है। अब ये जो 6 जगहें हैं, ये जो 6 स्थान हैं, ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए आरक्षित हो गए हैं। अर्थात पठसि के साथ त्वम के अलावा दूसरा कोई कर्ता लग ही नहीं सकता। अहम के साथ पठामि के अलावा दूसरी कोई क्रिया नहीं लग सकती, और पठामि के दूसरी कोई क्रिया मतलब क्रिया का रूप, पठामि की जगह चलामि, गच्छामि, धावामि पर मी, अहम के साथ यही मी वाला स्वरूप लगेगा, और पठामि इस मी वाले क्रिया के स्वरूप के साथ हमेशा कर्ता अहम ही लगेगा। अहम के अलावा कोई और कर्ता लग ही नहीं सकता। अर्थात ये 3 मध्यम पुरुष के कर्ता
और ये 3 उत्तम पुरुष के कर्ताओं के लिए ये 3 मध्यम पुरुष की क्रियाएं और 3 उत्तम पुरुष की क्रियाएं आरक्षित हैं। अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। जैसे हिंदी में हम ही इज रीडिंग भी कहते हैं, दे आर रीडिंग भी कहते हैं, यू आर रीडिंग भी कहते हैं और वी आर रीडिंग भी कहते हैं, सबके साथ आर लगाते हैं। हिंदी में भी वे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में हर कर्ता के लिए क्रिया निश्चित है। अब हम प्रथम पुरुष की अगर बात करें तो जब हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं को और उनकी क्रियाओं को भली भांति समझ चुके तो आप ये भली भांति जान लें कि त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम को छोड़कर दुनिया में जितने भी कर्ता हैं, जितने भी संस्कृत के कर्ता हैं, वो सारे प्रथम पुरुष में जाएंगे। और अगर वो एक है तो पठति, 2 हैं तो पठतः, बहुत सारे हैं तो पठन्ति, 2 से अधिक हैं तो पठन्ति। जैसे सह पठति, सा पठति, तानि चलन, तानि बहुवचन हो गया तो चलन्ति, तत् चलति, तानि चलन्ति, सीता पठति, रामः पठति, श्यामः पठति, यहाँ तक कि भवान जो आप का द्योतक है वो भी भवान पठति, भवती पठति। इसका मतलब है अहम और त्वम को छोड़कर एक वचन के जितने भी कर्ता हैं उनके साथ ये ती वाला रूप लगेगा। सह पठति, सह लिखति, सह गच्छति, सह धावति। और अगर वो 2 हैं तो आवाम और युवाम को छोड़कर जितने भी कर्ता अगर द्विवचन में हैं तो उनके साथ हमेशा पठतः या प्रथम पुरुष के द्विवचन का जो भी रूप हर लकार में बन रहा है उसी लकार का प्रयोग होगा। और अगर वो बहुवचनांत है तो वयम और यूयम को छोड़कर जितने भी कर्ता बचेंगे वो सारे बहुवचन में जाएंगे। जैसे ते पठन्ति, ताः पठन्ति, तानि चलन्ति, बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति, भवत्यः पठन्ति। अब यही संस्कृत की वैज्ञानिकता है कि कर्ता से क्रिया और क्रिया से कर्ता वाच्य होता है। अर्थात यदि हमने अगर केवल अहम कहा है तो निश्चित रूप से इसके साथ यदि पढ़ने से संबंधित क्रिया है तो पठामि का ही प्रयोग होगा। पठामि के अलावा अन्य कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो अहम से पठामि वाच्य हो जाता है। वाच्य हो जाता है मैंने अभिहित हो जाता है, पता चल जाता है। इसी तरह अगर हमने कहा पठामि तो उसका मतलब है कि कर्ता लिखा है चाहे नहीं लिखा है, इस पठामि का कर्ता अहम के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अर्थात पठामि क्रिया से अहम कर्ता वाच्य होता है और अहम कर्ता से पठामि क्रिया वाच्य होती है। जैसे ही कहा पठति तो पठति का अर्थ है कि पढ़ने वाला न तू है, न मैं हूं, न वे दोनों हैं, न वे सब हैं, न तुम सब हो, न तुम दोनों हो, न हम सब हैं, न हम दोनों हैं। पढ़ने वाला केवल एक है और वो एक भी केवल प्रथम पुरुष का एक वचन है। यदि पठन्ति क्रिया का प्रयोग है तो इससे कर्ता वाच्य होता है कि पठन्ति से ये पता चलता है कि पढ़ने वाले न हम सब हैं, न तुम सब हो, न मैं अकेला हूं, न तुम अकेले हो, न वो अकेला है। पढ़ने वाले प्रथम पुरुष के कर्ता हैं और वो बहुत सारे हैं। इस तरह कर्ता से क्रिया वाच्य होती है और क्रिया से कर्ता वाच्य होता है। ये संस्कृत की वैज्ञानिकता है। अब हम आदरणीय प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के द्वारा बनाए गए इस पूरक पत्र के माध्यम से आप कर्ता और क्रिया के संयोजन का अभ्यास भली भांति कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विद्यालयम के इस तरफ सारे कर्ता लिखे हुए हैं तीनों पुरुषों के और इस तरफ सारी क्रियाएं तीनों पुरुषों में लिखी हुई हैं।
आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। सः विद्यालयं गच्छति, सा विद्यालयं गच्छति, या तौ विद्यालयं गच्छतः, या ते विद्यालयं गच्छन्ति। इसी तरह त्वं विद्यालयं गच्छसि, युवां विद्यालयं गच्छतः, यूयं विद्यालयं गच्छथ, अहं विद्यालयं गच्छामि, आवां विद्यालयं गच्छावः और वयं विद्यालयं गच्छामः। इसी तरह ये गम धातु की जगह दूसरी धातुओं का प्रयोग करके आप इस तरह के नए स्फोरक पत्र बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। मैंने गम और पठ धातु का प्रयोग आज लट लकार के प्रसंग में आपको कराया है। अब गम की जगह लिख, पठ, भू, नय मतलब नी, इस तरह की धातुओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। खाद, पिब, पिबति, पिबद, पिबंती, खादति, खादत, खादंती, या गच्छति की जगह आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, इस तरह के प्रयोग करके आप कर्ता और क्रिया का संयोजन करना यदि भली भांति सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे जब हम विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे या कारकों के बारे में पढ़ेंगे तो आपका कर्ता और क्रिया का संयोजन व्यवस्थित होने से आपको वाक्य बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे परिश्रम का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः।